आज हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डियर साइड में खास आइटम और उसका एक्सप्लेनेशन। वैसे पिछले वीडियो हमने सारी बात बता रखी है, लेकिन जरा कुछ खास आइटम जो बार बार आते हैं जिन पर थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है, और वैसे ही आइटम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में हम देखते हैं कि जो सबसे पहला आपको यहाँ देखना है डीआर साइड आइटम्स। ये किसके डीआर साइड? ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड के जो आइटम्स है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जितने इसमें आइटम्स लिखे गए हैं मात्र इतने ही नहीं होते, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा लॉजिकल उसको जज करना पड़ेगा कि वो क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। तो उसके पहले हमने कई बार डिस्कस कर दिया है कि हाँ आना चाहिए ट्रेडिंग में या नहीं आना चाहिए। तो बता रखा हमने कि माल खरीदने से लेकर अपने गोदाम तक या फैक्ट्री तक लाने में जो भी एक्सपेंस हो जाते हैं वो सब के सब ट्रेडिंग में जाएंगे, चाहे जो भी उसका नाम हो। ये जज करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। प्लस फैक्ट्री में जो हम उत्पादन करते हैं उसके खर्चे, चाहे जो भी उसका नाम, पता होना चाहिए कि वो फैक्ट्री का है। और फैक्ट्री का कोई एक्सपेंस, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का किराया, अगर लगता है कि फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड जाएगा। इन तमाम बातों पर हम पहले बात कर चुके हैं। फिर भी उसमें कुछ चुनिंदा, कुछ सिलेक्टिव टर्म्स हमने लिया है ताकि जिसके बारे में कुछ और क्लियरिफिकेशन दे सकें। तो देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जो पहला आइटम हम लोग लिखते हैं वो है हमारा ओपनिंग स्टॉक। इसको ओपनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं। और ये ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक ये तीन तरह के हो सकते हैं। ये ओपनिंग रॉ मटेरियल ओपनिंग हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। यानी ओपनिंग स्टॉक इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों में से एक हो सकता है, तीनों में से दो हो सकता है, या इन तीनों ही हो सकते हैं ये एक साथ। तो जैसे ही ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री का नाम आएगा उनमें से कोई भी होगा, उसके ओपनिंग हमने अमाउंट लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लिख जाएंगे। ये बात क्लियर है बिल्कुल। और दूसरी बात समझा दूं कि ये जो स्टॉक है, इन्वेंट्री कहिए या स्टॉक कहिए, हम उन्हीं आइटम्स को कहते हैं, उन्हीं सामानों को कहते हैं जो खरीदा गया है व्यापार में फिर से रीसेल करने के लिए। जो हमने खरीदा है फिर से बेचने के लिए, उन्हीं को हम लोग ये नाम दे सकते हैं और उन्हीं का ओपनिंग स्टॉक है। और एक और बात खास कह दें कि ओपनिंग स्टॉक वही होते हैं जो पिछले साल के, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। पिछले साल के जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होते हैं वही हमारे इस करंट ईयर के लिए ओपनिंग कहलाते हैं। बस ये बात समझ में आ चुकी होगी। एक दूसरा टर्म है परचेजेज लेस रिटर्न्स। यहाँ लेस रिटर्न्स का मतलब है कि जो हमने परचेज किया है उसमें से जो रिटर्न किया होगा उसको हम लोग परचेज रिटर्न भी कहते हैं। जो हमने परचेज किया है उसमें से यदि कुछ हमने रिटर्न किया है उस रिटर्न को हम लोग माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद जो नेट परचेज बचता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड के आउटर कॉलम में लिखते हैं। अब परचेज वर्ड जो आया है तो संभालना है थोड़ा सा। ये जो परचेज वर्ड है, नॉर्मली अकाउंटिंग करते समय, अकाउंटेंसी में परचेज वर्ड हम उन्हें सामानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आइटम्स के लिए परचेज वर्ड यूज करते हैं जिनको खरीदा है, जिनको परचेज किया है फिर से बेचने के लिए। वैसे हमने अपने व्यापार में कई चीजों को खरीदा होगा, कई आइटम्स हमने परचेज किया है, तो नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में परचेज वर्ड हम सबके लिए यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग अकाउंटेंसी में आएंगे, लेखा शास्त्र में आएंगे, तो परचेज वर्ड सिर्फ और सिर्फ जो हमारे गुड्स हैं जिसका हम व्यापार करते हैं उन्हीं के लिए परचेज वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और ठीक उन्हीं के लिए ये रिटर्न वर्ड भी आएगा। तो जो माल हमने खरीदा है उस माल में से यदि कुछ वापस किया है उसको माइनस करने के बाद जो नेट बचता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखलाएंगे, नेट फिगर। ये ऊपर नीचे भी लिखते हैं, पहले लिख दिया परचेज और नीचे लेस रिटर्न्स लिख करके जो नेट फिगर आता है उसको माइनस कर देते। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि ये जो रिटर्न्स है या परचेज रिटर्न है, ये कई नामों से जाना जाता है। कई बार हम लोग इसको परचेज रिटर्न कहते हैं, कई बार इसको हम लोग रिटर्न सीआर भी कहते हैं, कई बार हम लोग इसको रिटर्न आउटवार्ड भी कहते हैं। तो जब रिटर्न आउटवार्ड हो, परचेज रिटर्न हो, रिटर्न सीआर हो, तो समझ जाना कि यही रिटर्न हमारा है। ओके, इसके बाद जो नेट फिगर हमने आउटर कॉलम में लिखा, क्लियर है चीज, समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। ये जो तीसरा आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस बारे में हम पिछले वीडियो में कई जगहों पर चर्चा किए हुए हैं, करते रहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वही कहानी है जो हमारे गुड्स हैं, जो हमारे मटेरियल्स हैं, चाहे रॉ मटेरियल्स हो या फिनिश गुड्स हो, जिसका हम व्यापार करते हैं
उनको खरीदने से लेकर, जहाँ से हमने जब से खरीदा है वहाँ से लेकर अपने फैक्ट्री तक या अपने गोदाम तक लाने में जितना खर्चा किया सब के सब क्या है वो डायरेक्ट कहलाते हैं, चाहे उसका नाम जो अलग से रखा जाए, प्लस फैक्ट्री का हमारा जो खर्चा आता है फैक्ट्री चलाने में। फैक्ट्री क्यों चलाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने एक्सपेंस आएंगे अलग अलग डिफरेंट नाम देते रहिए, लेकिन वो प्रोडक्शन का है एक्सपेंस, इसलिए वो सब का सब क्या है डायरेक्ट है। तो वो डायरेक्ट जो मेन हेडिंग हमारा हो गया, हमने अपने फॉर्मेट में डायरेक्ट एक्सपेंस लिख कर छोड़ दिया होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ये क्या क्या आ सकते हैं? तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लिखा जाएगा। ये जो नाम दिया रहेगा आपके ट्रायल बैलेंस में, जाहिर है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस से ही बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से आइटम को पिकअप करते हैं, और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स लिखे गए हैं वो अलग अलग नाम है उनका। तो जिस नाम से ट्रायल बैलेंस में लिखा है उसी नाम को हम पिकअप करेंगे। हो सकता है कि उसमें सीधे डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से लिखा हो तो उसको ले लेंगे, हो सकता है उसमें फैक्ट्री रेंट के नाम से लिखा हो तो फैक्ट्री रेंट भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस का क्लासिफाई किया गया है कि क्या क्या हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो पहला वेजेस, गौर करना है यहाँ पर, ध्यान से देखना। वेजेस, मेरी आवाज ध्यान से सुनना। वेजेस या वेजेज एंड सैलरीज या प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट लेबर, ये जो नाम दिया गया है आपके क्वेश्चन में, इनमें से कोई भी एक नाम हो सकता है। ट्रायल बैलेंस में हो सकता है सिर्फ वेजेज लिखा हो, ट्रायल बैलेंस में हो सकता है कि वेजेज एंड सैलरीज लिखा हो, ट्रायल बैलेंस में प्रोडक्टिव वेजेज लिखा हो सकता है कि डायरेक्ट लेबर लिखा हो। इसका मतलब ये सब जितने नाम है सब्स्टिट्यूट नाम है इसका, इनमें से कोई भी नाम होगा जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस समझेंगे और सीधे उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लिखा जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट हैं। तो ये बात समझ में आपको आ चुकी। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम लोग एसेट परचेज करते हैं, व्हेन यू परचेज एसेट फॉर द यूज इन द बिजनेस, तो वो एसेट जब परचेज करते हैं तो उस केस में भी कई बार हम लोग सेटिंग करने में वेजेज देना पड़ जाता है। जैसे अगर हम मशीन परचेज किए हैं तो मशीन एसेट है, और उस मशीन को जब अपने बिजनेस में इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ भी हमारे लेबर हेल्पर जो आते हैं और सीमेंट बालू रड का काम करते हैं मशीन का फंक्शन बनाने के लिए, सेटिंग करने के लिए, तो उसमें मजदूरों को वेजेज हम लोग देते हैं, मजदूरी देते हैं। जब किसी फिक्स एसेट को इंस्टॉल करने के लिए या अक्वायर करने के लिए वेजेस देने की बात आती है तो व्हाट वही है वेजेस, तो फिक्स एसेट के लिए दिया गया वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ध्यान रखना है इसमें। फिक्स तो कौन सा वेजेस आएगा? जो वेजेस हम मजदूरों को देते हैं या तो फैक्ट्री में देते हैं या माल को लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग कूली वाले काम करते हैं, बस माल वाले, तो माल से संबंधित जो हम मजदूरी देते हैं या वेजेस देते हैं उसी वेजेस की बात हो रही है। अब वो चाहे मजदूर उत्पादन में लगे हों, ठीक है, तो उनको हम लोग कहते हैं ये वेजेज। वेजेज कहाँ जाएगा? सीधे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में। उसके बाद देखते हैं कैरेज, हम लोग कैरेज भी कह सकते हैं, माल ढुलाई कैरेज कह सकते हैं, या कार्टेज कह सकते हैं, या कार्टेज इनवार्ड कह सकते हैं। ये कई नामों से पुकारा जाता है, कैरेज, कार्टेज, कार्टेज इनवार्ड, या फ्रेट, रेलवे फ्रेट, फ्रेट इनवार्ड। इनमें से कोई भी एक नाम आपका ट्रायल बैलेंस में हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि क्या ये कार्टेज या कैरेज या फ्रेट आप जो माल खरीदे है उस पर है। अगर ये माल खरीदने पर कार्टेज या कैरेज या फ्रेट है तभी ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ चौकन्ना क्या रहना है कि कई बार हम लोग माल के अलावा, गुड्स के अलावा हम लोग एसेट भी खरीदते हैं। जब एसेट खरीदते हैं, संपत्तियां खरीदते हैं, तो उसको भी लाने में हमारा कार्टेज हो सकता है, उसको भी लाने में हमारे एसेट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो सकते हैं, कार्टेज इनवार्ड हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब किसी एसेट पर ये कार्टेज हम एक्सपेंस कर रहे हैं, जब किसी संपत्ति को एक्वायर करने में लेके आने में हम ये कार्टेज या कैरेज पे कर रहे हैं, तो वैसे हालत में ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में नहीं जाएगा, वो कहीं और जाएगा। तो इतना ध्यान रखना कि जो कार्टेज या कैरेज हम माल खरीद कर ला रहे हैं उस पर दे रहे हैं, वही ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में आएगा। तो ये भी आप अच्छी तरह समझ गए कार्टेज के बारे में, फ्रेट के बारे में, रेलवे फ्रेट के बारे में। अगला जो पॉइंट है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी
या ऑक्ट्रॉय। ये जो आइटम हमारे हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी ये भी एक तरह का एक्सपेंस है जो हम लोग पे करते हैं। कब? जब हम बाहर के देशों से माल परचेस करके मंगाते हैं तो उस पर हमने भारत सरकार को इम्पोर्ट ड्यूटी देते हैं। तो माल पर खर्चा हो रहा है वो, तो माल पर किया गया कोई भी खर्चा जो आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ये इम्पोर्ट ड्यूटी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में। या फिर कस्टम ड्यूटी, ये भी हम बाहर से माल मंगा रहे हैं उस पर कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, ध्यान रखना है माल पर ही, उस पर अगर कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं तो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। या एक्साइज ड्यूटी, ये उत्पादन कर है, कई आइटम्स के उत्पादन पर सरकार हमसे टैक्स लेती है, एक्साइज लेती है उस पर। तो उत्पादन किसका? माल का। अगर कोई भी उत्पादन हम करते हैं, अगर सरकार अपने कानून के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लेती है, उत्पाद कर लेती है, तो वो भी हमारे माल के उत्पादन पर खर्चा, और इसलिए वो क्या है, वो डायरेक्ट है, और जो डायरेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लिखा जाएगा। हो सकता है कि ऑक्ट्रॉय लिखा हो। ये जो ऑक्ट्रॉय है, जो चुंगी है, कई बार जो बाजार समिति है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो एरिया है, जब उसके अंदर माल हम प्रवेश कराते हैं तो वहाँ नियमों के अनुसार सीमा के अंदर वो नहीं जाने देते हैं। वो कहते हैं कि एक तरह का टैक्स लेते हैं, वो बाजार समिति या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स लेता है। या वहाँ जो बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहाँ भी देना पड़ता है। तो माल को एक सीमा या बॉर्डर के अंदर लाने के पर जो टैक्स चुकाया जाता है उसका नाम क्या है? ऑक्ट्रॉय। ये सीमा कर भी इसको कहते हैं, सीमा कर भी कहते हैं। अगर नहीं चुकाएंगे तो माल फिर अंदर नहीं आ पाएगा, अतः ये भी माल पर ही खर्चा है, इसलिए क्या है, वो डायरेक्ट है, और डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। तो पहले ही हमने कह दिया कि माल को लाने में, गोदाम तक, फैक्ट्री तक जो भी बीच का खर्चा आता है सब के सब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट, चाहे उसका जो भी नाम रखा जाए। तो बात आपको भी समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्यूल यहाँ पर लिखा है, फ्यूल, पावर या वाटर या ऑयल या ग्रीस, ये खर्चे के नाम सुनना। ये फ्यूल भी हो सकते हैं, ईंधन। तो ईंधन कहाँ खर्च होता है? जहाँ मशीनें वगैरह चलती रहती हैं। मशीनें कहाँ चलती हैं? जहाँ उत्पादन प्रोसेस होता है। या हो सकता है कि पावर, ये पावर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की बात हो सकती है, जनसेट की बात हो सकती है, तो वहाँ जहाँ उत्पादन हो रहा। वाटर, ये पानी के खर्चा, जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो स्पेशली हमको पानी के लिए पानी परचेस करना पड़ता है म्यूनसिपल एरिया से या किसी अथॉरिटी जहाँ से पानी लें, उन मशीनों के लिए, उस उत्पादन प्रोसेस के लिए। तो उत्पादन प्रोसेस के लिए ये पानी, ये पीने वाला पानी नहीं है। या ऑयल, इतनी मशीनें चलती हैं तो उसके लिए हम लोग तेल वगैरह भी खरीद के रखते हैं मशीनों में डालने के लिए, या ग्रीस खरीद के रखते हैं ग्रीसिंग करने के लिए। तो ये जितने आइटम्स हैं, या तो ये फ्यूल के नाम से हो सकते हैं, पावर के नाम से हो सकते हैं, वाटर के नाम से हो सकते हैं, ऑयल के नाम से होता है, ग्रीस के नाम से हो सकते हैं। ये सब के सब उत्पादन प्रोसेस में खर्चे होते हैं, मशीनों को ऑपरेट करने के लिए खर्चे होते हैं। और मशीनों को ऑपरेट हम इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ उत्पादन प्रोसेस चल रहा है, इसलिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में एंटर करेंगे। ये भी बात समझ में आ चुकी होगी। अगला आइटम हमारा है डीआर साइड का, वो है फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस कहने का मतलब हो सकता है कि इसी नाम से लिखा हो, ट्रायल बैलेंस में फैक्ट्री एक्सपेंस का नाम लिखा हो तभी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। या फैक्ट्री एक्सपेंस का मतलब है कि फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कुछ भी फैक्ट्री का, या फैक्ट्री का वाटर, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का टेलीफोन, फैक्ट्री में सैलरी, फैक्ट्री में वेजेस, कुछ भी हो, एनी आइटम रिलेटिंग टू फैक्ट्री एक्सपेंस सीधे कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आता है, ध्यान रखना। डॉक चार्जेस एक भी आइटम है। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस कहें या डॉक ड्यूज कहें या डॉक चार्ज इनवार्ड कहें, ये जो जहाज, जो शिपमेंट हमारा है, जो शिप है, उससे हम लोग विदेशों से माल मंगाए चाहे जहाँ से माल मंगाए, तो वो माल हमारे डॉक में जो बंदरगाह हैं वहाँ उतरते हैं, वहाँ रखे जाते हैं। तो अगर माल मंगाने के संबंध में बंदरगाह का कोई खर्चा हमारा है, जाहिर सी बात है बंदरगाह वाला खर्चा, बंदरगाह वाला खर्चा कौन है? जो हमने माल मंगा रखा है, तो चाहे वो जिस नाम से पुकारे, लगता है कि भाई डॉक एक्सपेंस है,
डॉक इन वार्ड चार्जेस है या डॉक का कोई ड्यूज है, तो वो हमारे क्या है, माल के संबंध में एक्सपेंस है, इसलिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो ये बात समझ में आ चुकी है आपको, ये भी आप अच्छी तरह सुन रहे होंगे, ध्यान से बात सुनिए। एक अगला आइटम कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कह लें या फिर प्रोडक्शन एक्सपेंस कह लें। अगर मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, इससे पता लगता है कि निर्माण करने का खर्चा, कुछ भी हम उत्पादन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कह सकते हैं। अब अलग बात है कि उस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में कई आइटम्स उन्होंने जोड़ा होगा। जब ट्रायल बैलेंस में अलग अलग ब्रेकअप नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग है, उत्पादन का एक्सपेंस है, प्रोडक्शन एक्सपेंस, तो सीधे कहाँ लेके जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डीएल साइड में, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस का एक हिस्सा है। ये भी बात समझ में आपको आ चुकी। मैन्युफैक्चरिंग एक और दिखाई पड़ रहा, रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। कई बार रॉयल्टी की बात चलती है, कई बार हमें रॉयल्टी पे करना पड़ता है। तो अगर हम कोई माइंस का काम करते हैं, माइंस खान से हम कुछ निकालते हैं, उत्पादन करते हैं, कोयले का उत्पादन, तो अगर हम माइन यूज करते हैं और वहाँ माइन के अंदर से कोई उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन पर ये रॉयल्टी हमें पे करना पड़ता है, तब ये डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। क्योंकि शुरू में हमने कहा था कि प्रोडक्शन पर कोई खर्चा होगा तो सब डायरेक्ट है, और ये भी रॉयल्टी जो है, प्रोडक्शन लिखा हुआ, प्रोडक्शन पर ये खर्चा करना पड़ रहा है कि कितना टन कोयला निकालेंगे तो देना पड़ेगा। तो ये जो हिसाब है उत्पादन का, रॉयल्टी, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है बस वो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। तो थोड़ा रॉयल्टी में चौकन्ना रहना। इसमें एक बात और बता दें कि कई बार रॉयल्टी हम लोग जब इसकी बात चलती है तो कॉपीराइट पर होता है, सेल पर भी होता है कि ये आइटम आप कितना सेल करोगे तो ओरिजिनल मालिक को रॉयल्टी सेल पर देना पड़ सकता है। पहली बात मैंने कही, ये उत्पादन की बात करिए कि कितना उत्पादन करोगे तो रॉयल्टी कितना पे करना होगा। लेकिन अगर शर्तों के मुताबिक सेल पर रॉयल्टी हो, रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल्स, तब ध्यान रखना है अगर सेल्स पर कोई खर्चा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, और जब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में नहीं जाएगा। तो इतना मेरी बात को सुनकर ध्यान रखना। तो ये रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑन सेल्स हो जाएगा। प्रोडक्शन को वर्ड हटा दीजिए, अगर रॉयल्टी हमारे सेल पर होगा तो सीधे पीएल अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग में नहीं आता है। ये वर्ड आपको समझ में आ चुका है। आगे देखते हैं एक और वर्ड जो डेबिट साइड में जाता है। ये सवाल में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर है तब की बात हो रही है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है। अगर ट्रायल बैलेंस में ये दिया हुआ है कंज्यूमेबल स्टोर्स, अब ये आइटम होते क्या हैं? अगर हमारे उत्पादन प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री है, तो उसमें देखा हो कि मशीन हम लोग चलाते हैं, कई तरह के मशीनें चलती हैं। तो मशीनों को पोंछ पाछ करने के लिए हमें कॉटन वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, मशीनों को चलाने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, ग्रीस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सामान है, ये सामान हम पूरा लेके खरीद कर रखते हैं, और जब जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं। जब जब जरूरत पड़ती है हम वेस्ट कॉटन को यूज़ करते हैं, ऑयल को, ग्रीस को यूज़ करते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं। तो ये आइटम्स कहलाते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब इसको डायरेक्ट इसलिए कहते हैं कि ये कहाँ यूज हो रहे हैं, उत्पादन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। और जो उत्पादन प्रोसेस में यूज किया जाएगा वही तो डायरेक्ट कहलाएगा, और जो डायरेक्ट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये वही आइटम है कंज्यूमेबल स्टोर। इसमें एक और बात है कि हम थोड़ा थोड़ा नहीं खरीदते हैं, एक लिमिटेड एरिया, एक लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदते हैं इसको। अगर अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग तक जितना यूज नहीं किया, अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग तक जितना यूज इस आइटम का नहीं हुआ, उसको हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। अगर ये सूचना है, इंफॉर्मेशन है कि कितने का कंज्यूमेबल स्टोर कंज्यूम हो गया है, तो जितना कंज्यूम्ड होता है उतना ही हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर इसकी कोई सूचना नहीं है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, तब जो भी फिगर दिया हुआ है उस फिगर को सीधे हम लोग कहाँ लेके चले जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में। लेकिन अगर इसका परचेज दिया है, कितना परचेज किया, पहले से कितना पड़ा हुआ था स्टॉक में, और लास्ट में कितना बच गया है,
तो जो बच गया है वो तो जाएगा बैलेंस शीट में, और जितना हमने कंज्यूम कर लिया है उसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड। अगर ये अलग अलग ब्रेकअप का इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो भी फिगर आपको दिया है ट्रायल बैलेंस में सीधे पूरा फिगर आप लिख सकते हैं उसमें। तो ये भी बात समझ में आ चुकी होगी। अगला आइटम है हमारा पैकिंग चार्जेस। अब ये पैकिंग चार्जेस क्या है? हम जब उत्पादन करते हैं तो जो आइटम सब पैकिंग के लिए लेते हैं, ये ध्यान रखना कि क्या ये पैकिंग एक्सपेंस हमारे डायरेक्ट हैं, क्या ये उत्पादन करते समय उत्पादन प्रोसेस में ऐसे पैकिंग मटेरियल की ज़रूरत है, अदरवाइज उत्पादन रुक सकता है, उत्पादन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम तेल उत्पादन करते हैं तो तेल कहाँ रखेंगे उत्पादन करके? उसके लिए वो तो हमारे को बोतल चाहिए, उसके लिए जार चाहिए, कनस्तर चाहिए, ड्रम चाहिए, क्योंकि उस आइटम में ही ये उत्पादन जाएगा, बगैर उसके नहीं जा सकता, बगैर उसके रखा नहीं जा सकता। जैसे अगर हमारे टूथपेस्ट का प्रोडक्शन है तो टूथपेस्ट बगैर ट्यूब का नहीं रह सकते, तो वो जो ट्यूब है, वो जो जार है या बोतल है या कनस्तर है या ड्रम है, वो एसेंशियल मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल, उसके बगैर हमारा उत्पादन रुक जाएगा। अगर जब तक हमें कनस्तर ना मिले, वो ड्रम ना मिले, बोतल ना मिले, फिर कैसे करेंगे तेल का उत्पादन, कैसे करेंगे? इसलिए वो उत्पादन का एक हिस्सा हो गया हमारा, उसके बगैर बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो पैकिंग मटेरियल हमारे उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है, विदाउट दैट आइटम हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अगर इसके आगे पीछे कोई संकेत लिख दिया है, अगर संकेत लिख गया कि ये पैकिंग मटेरियल जो है, पैकिंग आइटम है, या ये पैकिंग एक्सपेंस है, किसी अलग लाल पीले होते ना, लाल पीले सुने ना, वो प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल नहीं था, फिर भी हमने पैकिंग पर एक्सपेंस किया था। अगर कोई सूचना मिलती है तो जो पैकिंग मटेरियल हमें प्रोडक्शन के लिए आवश्यक नहीं था, जरूरी नहीं था, फिर भी हमने किया, इसका मतलब क्या है कि हम अपना प्रचार करने के लिए और रंग बिरंगे लाल पीले से पैकिंग करते रहते हैं, अच्छा लगने के लिए, पब्लिक में जाने के लिए, पब्लिक उसको अट्रैक्ट होती है। तो जब ऐसा लगे आपको कि ये पैकिंग मटेरियल इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइटम, तब उसका एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर संकेत मिलता है, कहीं दिया है तब। अगर इस वर्ड के आगे पीछे कोई संकेत नहीं है तो सीधे तौर पर हम लेके कहाँ जाएंगे इसको? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो पैकिंग के दो प्रारूप हो सकते हैं। एक तो फैंसी होते हैं, ये जो फैंसी पैकिंग है वो प्रचार के लिए होते हैं, और प्रचार के लिए जो है उसको उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो पीएल में जाएगा। और एक ऐसे पैकिंग मटेरियल्स हैं जिनके बगैर हमारा उत्पादन हो ही नहीं सकता, तो वो पैकिंग मटेरियल हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। तो मुझे लगता है कितनी बात सुनने के बाद बहुत हद तक आप चीज़ को समझ गए होंगे, अब सवाल बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी आइटम्स आ सकते हैं, आप तो अपने जजमेंट पर लेके चले आना उस पर। जो अगला टॉपिक हमारा है, वो अगला टॉपिक हम बात करेंगे इस पर कि ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, कौन कौन से आइटम्स आते हैं, इसको विस्तृत करेंगे हम। इस वीडियो को अंत तक देखना, जरूर देखना, ठीक है? और सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, दोस्तों में शेयर भी करते रहना, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं फिर, और आपके लिए ये आइटम हम फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।